मोहित और श्वेता, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम यूजुअली कहते हैं कि अगर आपको बाजार में पैसे कमाने हैं, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखें, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के फायदे ही फायदे क्यों हैं, ये जरा समझते हैं। कुछ डेटा हमारे पास होगा, कुछ हम हमारे गेस्ट से समझेंगे क्या इसके फायदे हैं, क्या वजह हैं। मैं श्वेता आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम कहते हैं कि बाजार में तो लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा बनता है, क्या वजह है कि अगर आप कुछ इंस्टेंसेस के जरिए बता पाएं, क्या वजह है कि लॉन्ग टर्म में बाजार में जो अलग अलग साइकिल्स आते हैं वॉलेटिलिटी के, वो आपके पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाते हैं एज कंपेयर टू जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें हम पिछले कुछ 6 या महीने और 1 साल में देख रहे हैं। जी नमस्ते स्वाति जी। जैसे आपने कहा अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो फंडामेंटल पे नहीं निर्धारित होती है, लेकिन किस तरह की न्यूज आ रही है, क्या इवेंट है, किस तरह से मनी फ्लो है, उस पर निर्धारित होती है। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा देखते हैं। अब मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स के उदाहरण दे देती हूँ। अगर आपने एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड इस तरह से निवेश किया होता तो हो सकता है एक फंड आपको -5% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा फंड आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। अब ये तो हो गई 1 साल के होल्डिंग पीरियड की बात, लेकिन यही स्कीम्स को अगर मैं इनके 10 साल का रिटर्न देख लूंगी तो एक स्कीम शायद 19% का रिटर्न दे रही है पर एनम और दूसरा स्कीम 20% का रिटर्न दे रहा है। तो आप देख रहे हो 1 साल में जो अंतर है दो फंड्स के रिटर्न में, वो 25% का है। लेकिन वही अगर 10 साल का होल्डिंग पीरियड है तो 1% से कम भी है, तो आपकी स्कीम सिलेक्शन गलत नहीं जा सकती इतनी, अगर आपका होल्डिंग पीरियड सही है तो ये एक बहुत ही सिंपल उदाहरण था कि क्यों शॉर्ट टर्म में, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं प्ले आउट करते, आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न कहीं भी जा सकती है। तो अगर इक्विटी में हो और रिटर्न बनाना है तो आपको एक लंबे समय का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए अपने माइंड में। यही सवाल श्वेता आपसे करना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि जब तक हम अपने लिए एक टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक अपने इस इन्वेस्टमेंट से लोग डगमगा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमें कब तक इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? देखिए, जैसे सबसे पहले आपने कहा, अगर हम एक लंबे समय की रणनीति बना रहे हैं उससे पहले तो ये हो जाता है कि आप अपना एक गोल सेट कर लें कि हमें चाहिए क्या। अब जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो 3-4 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक तो आप ये समझ लें कि आपका लक्ष्य क्या है। हो सकता है आपको घर खरीदना है 10 साल बाद, ये तो हो गया आपका गोल। अब इसे आप मनी या एक रुपीज वैल्यू में कन्वर्ट करें कि घर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे। हो सकता है आज आपको एक डाउन पेमेंट देनी है तो आपको 20 लाख चाहिए, लेकिन वही वैल्यू शायद 10 साल बाद अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपको शायद 40 लाख की एक डाउन पेमेंट चाहिए होगी। तो आपका लक्ष्य है 40 लाख 10 साल बाद। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अब उस 40% के गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत होगी, ये हो गई तीसरी चीज जो आप ध्यान में रखें। तो एक वैल्यू, एक कितना समय है आपके पास और क्या रेट ऑफ रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए। इस तरह से अगर आप गोल बनाएंगे तो आपकी जो रणनीति बनाएंगे वो आपको अपने लक्ष्य तक बड़े आसानी से ले जाएगी। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात हम जब कर रहे हैं श्वेता, ये समझना जरूरी है जो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी हो विद इन इक्विटी एंड डेट स्पेशली, और गोल भी अगर उसमें डालें तो वो कैसी रहे। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है एक इन्वेस्टर को इस मार्केट में कैसे लेना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी स्टेप होती है जब आप अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति बना रहे हैं। तो उसका पहला स्टेप है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन की डिसीजन सही ले लें। बिकॉज जैसे मोहित भी रिटर्न्स बता रहे थे डिफरेंट एसेट क्लासेस के, अगर मैं यहाँ देखूं तो इक्विटी ने आपको 11-12% की रिटर्न दी होगी लंबे समय में, वहीं डेट ने आपको दी होगी करीबन 7-7.5% की रिटर्न। और आगे जाकर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये एसेट क्लासेस आपको ऐसी ही रिटर्न दे रहे हैं तो दोनों का एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं। अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो मुझे इक्विटी की एलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए। उसी तरह से मुझे अगर जोखिम कम करना है मेरे पोर्टफोलियो का, डेट तो एक डेट भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो में। लेकिन दोनों की एलोकेशन कितनी होनी चाहिए।
अब कुछ एनालिसिस हमने किया था, कुछ डेटा था जो बता रहा है अगर आप 10 साल के ऊपर एसआईपी के तौर से इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो करीबन मैं कहूंगी 97-98% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पॉजिटिव रिटर्न बनाएंगे। उसी तरह से 90% से ऊपर रिटर्न प्रोबेबिलिटी होती है कि आप डेट से ज्यादा रिटर्न तो बना ही देंगे इक्विटी में। इसीलिए आमतौर पर हमने देखा गया है कि जिनके 10 साल प्लस का होल्डिंग पीरियड है, वो कहीं भी 70 से 80% का इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और बाकी डेट रख के अगर इस एसेट एलोकेशन से चलेंगे तो करीबन वो डबल डिजिट रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल सकता है। दूसरी चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जब आप रणनीति बना रहे हैं तो हर एसेट क्लास पे क्या प्रोडक्ट कैटेगरी आप चुन रहे हैं। अब जैसे इक्विटी में आपके पास स्टॉक्स का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, पीएमएस का ऑप्शन होता है, तो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी इन दोनों पैरामीटर्स पे, रिटर्न पे और रिस्क पे सही निकलती है, उन्हें चुने। तीसरी स्टेप हो जाती है, अगर जैसे म्यूचुअल फंड चुन लिया है आपने, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, तो सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। और चौथी चीज मैं कहूंगी कि जब आपकी कैटेगरीज चुन ली तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें, अलग स्टाइल के फंड मैनेजर्स, अलग अलग एएमसी, सो दैट आपकी रिस्क कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, लेकिन आपने जो लक्ष्य एक सेट किया था अपने लिए, आप उस पर आसानी से पहुंच जाएं। यहाँ पर मैं श्वेता आपसे ये जानना चाहती हूँ, 250 रुपए की जो एसआईपी है वो लॉन्च कर दी गई है, जन निवेश के नाम से इसका प्रचार भी किया जा रहा है, अलग अलग एमसीज को इसको और भी ज्यादा लोगों के बीच में ले जाने की बात कही जा रही है। तो शुरुआत ही है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक छोटे टिकट की एसआईपी कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत अच्छी स्टेप है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। और मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। अगर कोई 250 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू करता है, और हमने जैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न देखा है, तो अगर आप 10 साल तक 250 हर महीने एसआईपी के तौर पर निवेश कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 30,000 की, और आपके पास 10 साल बाद जो वैल्यू जमा हुई होगी वो 60,000 के आसपास की होगी। तो ये है उस पावर, 250 रुपया लगता है एक छोटा अमाउंट है, पर उसका पावर इतना है कि आपके पास 60,000 के आसपास की एक वैल्यू जमा हो सकती है। तो ये एक फायदा है कि आप छोटे से शुरुआत करें। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये उस डायरेक्शन में देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज पहले क्या होता था, काफी सारे आपकी एसआईपीज 1,000 रुपए से शुरू होती थी, 500 या 1,000 रुपए से। अब अगर वही 1,000 रुपया जो पहले एक स्कीम में जा रहा था, अब 250 होने से आपको 4 स्कीम्स की एक डाइवर्सिफिकेशन की एडवांटेज मिल सकती है। तो इससे आपकी रिस्क भी मैनेज हो सकती है, और रिटर्न तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, कि कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट है। तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप है, और सही डायरेक्शन में स्टेप ली जा रही है एएमसी से। सीरियसली इन्वेस्टेड होना बेहद जरूरी है। जैसा आपने बताया मोहित, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे आप छोटे ही पैसे से शुरू करें, आपको अपने टारगेट पे कम से कम बने रहना चाहिए। पर इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी में श्वेता किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गलती मैं कहूंगी ये है कि आप जब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखते हैं, कई बार ऐसे होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो सकता है 10 साल का, लेकिन जब आप वो 10-15% की मार्केट में गिरावट देखते हैं, आप अपनी एसआईपी रोक देते हैं, या आपने कोई निवेश करना हो तो आप उसे होल्ड पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले वो ना रोकें, एक डिसिप्लिन अप्रोच जो आपका है उसे जारी रखें। दूसरा, अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कई बार ये भी होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत गिर रहा है, तो हम हमारी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बदल देते हैं, उसे ना बदलें। तीसरा, मैं कहूंगी ये एक प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप कोई सेक्टर फंड या उस तरह के निवेश कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, बिकॉज उसमें जोखिम ज्यादा हो सकता है, और अगर आप वो सेक्टर नहीं समझते तो आपके लिए वो गलत रणनीति हो जाएगी। तो मैं कहूंगी ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन ये गलतियां अवॉइड करनी चाहिए।